हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी 2017। मेरा नाम गीता त्यागी है और आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट दोनों पढ़ाया था। इस बार मैं अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान करनी होती है। जब पहचान होगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज तक हमने किताबों में भी पढ़ा है और हमें स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है कि कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। ये तो होती ही है, लेकिन हमें एक अपनी सेंस डेवलप करनी होगी। जब तक हम अपनी सेंस को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। केवल रहा रही रहे ही नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। तो रहा रही रहे वाले तो होते ही है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का कंटिन्यू का मतलब होता है, मैंने पहले बताया था जब मैंने टेंस का एक परिचय आपको दिया था, पूरे 12 के टेंसों का। पिछली वीडियो में मैंने पूरे 12 के 12 टेंसों का एक छोटा सा परिचय आपको दिया था। उसमें मैंने बताया था कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मीनिंग, आप कंटिन्यू का मीनिंग सब समझ रहे होंगे। कंटिन्यू माने जो कार्य जारी है, यानी कि चल रहा है। जब हम बोल रहे हैं उस समय पर अगर कार्य जारी है तो वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो अगर कार्य जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, क्रिया के साथ में, हिंदी में क्रिया के साथ में रहा है, रही लग रहा है, तो कंटिन्यू है ही है वो। कि मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा है, वह सो रहा है, वह दौड़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस ये तो है ही। लेकिन हम अगर इस तरह इन्हीं सेंटेंस को दूसरे तरह से बोल दें तो जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मेरा पर्पज ये है कि मैं आज वीडियो बनाऊं। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि इसमें भी मैंने लिख दिया है ये, कि अगर किसी वाक्य के बाद में या है, ये है इत्यादि आ रहा है, तब भी वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। कैसे, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर किसी सेंटेंस के बाद में हिंदी में या है, ये है इत्यादि आ रहे हैं, तो तब भी कंटिन्यूअस टेंस होता है वो। या एक तरह से दूसरे तरह से होता है हुआ है, हुए हैं, इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं, वो भी कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, ठीक है। किताबों में ये सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं, मैंने तो पढ़ा नहीं है अभी तक। जो ग्रामर की किताबें हैं तो रहा है, रही है, रहे हैं अभी आता है किताबों में इसकी पहचान। हुआ है, हुए हैं भी कुछ किताबों में आने लगा है बाद में। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, अब मैं इसका उदाहरण दे रही हूँ, ये तो सब अच्छे। पहले मैं इसके बारे में एक बात आपको बता दूं। जब मैंने पूरे 12 के 12 टेंस का आपको परिचय दिया था, तभी मैंने आपको बताया था कि हर टेंस के अकॉर्डिंग एक तो हेल्पिंग वर्ब बदलती है और एक वर्ब की फॉर्म बदलती है। बस दो ही चीजें बदलती हैं। कुछ भी दुनिया भर के आप कितने भी सेंटेंस बना लो, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है और मेन वर्ब बदलती है, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, आर, एम। इज एम आर कह दो, इज आर एम कह दो, कुछ भी कह दो इसको, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इसमें। इज जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन का कर्ता होगा तो इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज इज का होगा। और कर्ता बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, तब हम आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी। आईएनजी जुड़ती ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। आप आईएनजी को कहीं भी जोड़ेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही जुड़ेगी आईएनजी। तो कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है, जिसे हम वर्ब V4 भी बोलते हैं। कुछ लोग आजकल बोलने लगे हैं V4। तो ये दो मैंने बताया था, हर टेंस के अकॉर्डिंग बस यही बदलेंगे, हमें यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। स्ट्रक्चर वही होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या अन्य जो वर्ड बचेंगे, शेष, जो हम हिंदी में बोले शेष, तो जो भी कुछ बचेगा वो हम उसके बाद लिखते हैं। बस ये तीन ही चीज रहती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। और नेगेटिव में नोट लगता है, वो भी मैंने पहली वीडियो में बताया था, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है, मेन वर्ब से पहले लगता है।
नोट, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में लगाओगे मेन वर्ब से पहले नोट आता है। और अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, जो पिछले उसमें भी बताया था, इंडेफिनिट टेंस से पढ़ानी थी, मैं आज फिर बताऊंगी। स्ट्रक्चर सभी का वही रहता है, बस आप वर्ब को ध्यान रखिए। तो मैं समझा दी, इसमें ये लगेगा, मैं आपको उदाहरण आपको समझा रही हूँ। हाँ, मैंने ये एक नई बात बताई आपको कि या है, ये वाले भी सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। उनका सेंस आपको देखना होता है कि अगर कार्य जारी है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन हम या है, ये है वाले आप परफेक्ट टेंस में भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे वह गया है तो आप कहेंगे कि जा चुका है, इसका मतलब ये भी होता है कि वह जा चुका है, लेकिन आपको सेंस का पता रखना है कि सेंस क्या है। इसलिए बार बार मैं इस चीज पे जोर दे रही हूँ। जैसे अब मैंने कहा कि वह बाहर खड़ा है, ये सेंटेंस है, वह बाहर खड़ा है। आप बताओ कौन से टेंस का बताओगे इसको? वह बाहर खड़ा है, इसका मतलब कि वह अब भी खड़ा है, इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। समझ में आया? तो अगर ऐसे सेंटेंस भी होंगे वो भी कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। देखिए, तो अब हम जैसे वह स्कूल जा रहा है, सिंपल सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू स्कूल। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल सेंटेंस है। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है, मेन वर्ब से पहले लगता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, और मेन वर्ब क्या है? गो, जाना। यहाँ पे नोट आ जाएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है ये, ही इज नॉट गोइंग, यहाँ पर नोट आ जाएगा नेगेटिव में। अंडरस्टूड? और अगर यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और वो वाला इंटेरोगेटिव है जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, यानी कि क्या वाला, क्या से स्टार्ट होता है, हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, क्या वह जा रहा है, तो तब हम इस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। बस इन दोनों का चेंज होता है और किसी का नहीं होता, और सारा सेंटेंस ऐसे ही रहता है। बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का आपस में स्थान बदल जाता है। तो पहले इसमें इज आ जाएगा और यहाँ पे ही आ जाएगा। तो इज ही गोइंग, अगर नोट भी आ रहा है तो नोट भी यही आ जाएगा, इज ही नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है। इज ही गोइंग या इज ही नॉट गोइंग इसी तरह से आ जाएगा, इज ही गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये तो इस तरह से हो गया। अब अगला सेंटेंस मैंने आपको बताया था पहचान, सबसे पहले पहचान करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। वह बाहर खड़ा है, वह सोई है। अगर हम किसी लड़की के घर गए और हमने उनके पेरेंट्स से पूछा कि वो कहाँ है, तो वो कहेंगे वो सोई है। तो इसका मतलब क्या है कि वह सो रही है अभी, मतलब सोना जारी है, उसका कार्य जारी है। तो तब हम उसको कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसको हम परफेक्ट टेंस में बना देंगे। तो वह बाहर खड़ा है, कैसे बनेगा इसका? ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड। अब इसी का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी आसान है बनाना। नेगेटिव मैं बार बार बता रही हूँ, नेगेटिव में नोट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज है, मेन वर्ब स्टैंडिंग है, इसके बीच में नोट आ जाएगा यहाँ पर। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट यहाँ पर आ जाएगा, ही इज नॉट स्टैंडिंग आउटसाइड। सिंपल। इसी का ही हम इंटरोगेटिव भी बहुत आसानी से बनाएंगे। इंटरोगेटिव बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैंने आपको बताया। अगर क्या वाला इंटरोगेटिव है तो हमेशा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का स्थान आपस में बदल जाता है। इज पहले आ जाएगा, ही उसके बाद में आ जाएगा, इज ही स्टैंडिंग आउटसाइड, इस तरह से बन जाएगा। दूसरी मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव एक वो होते हैं जो WH फैमिली के होते हैं। WH फैमिली के जो इंटेरोगेटिव होते हैं उनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदलता है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। हिंदी में भी WH फैमिली के कौन से सेंटेंस हैं जिनमें हम क्या की इंग्लिश वर्ड लगाए और कौन से सेंटेंस हैं जिनमें हम वर्ड ना लगाए, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाए, ये हम कैसे पहचान करें? तो अगर हिंदी में देख रहे हो आप, हिंदी में अगर क्या सबसे पहले आ रहा वाक्य में, तो तब हमें उस क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लगानी होती, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ही रखना होता है। और जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, तब हमें उनकी अंग्रेजी लगानी पड़ती है। तो फिर उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, सबसे पहले हम WH फैमिली का वर्ड वो लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम इसके कई उदाहरण ले सकते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी वाई,
और फिर उसकी बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये बात हमेशा याद रखनी है कि WH फैमिली का जो कोई भी वर्ड होगा उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, तो why are you, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे आता है। आप देखिए, पहले WH फैमिली का वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो why are you weeping, या why are you standing outside। ये सेंटेंस है, अगर हम इसको बनाएंगे इस तरह से कि वह बाहर क्यों खड़ा है, तो why is he standing outside। तुम बाहर क्यों खड़े हो, तो why are you standing outside। इस तरह से बन जाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक जो नई बात मैंने आपको इस कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताई वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।